अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज जिन साहब के साथ हूँ वो आए हैं, मेरे तो दोस्त हैं स्कूल के ज़माने के, और ये अभी मूव हुए हैं, कुछ अर्सा ही हुआ है वहाँ से, यूएई से, कैलगरी कनाडा। तो आज इनसे इसके बारे में बात करेंगे कि क्या मूविंग का प्रोसेस रहा, इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई की थी और किस तरह, सारी डिटेल्स इनसे लेंगे ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं कनाडा उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाए। और मैं ये वीडियोस इंशाल्लाह कंटिन्यू भी रखूँगा और इसके बारे में और लोगों से भी बात करूँगा। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है फैज़ान। आप अपना बताएं कि आपने कब अप्लाई किया था कनाडा के लिए और किस प्रोसेस के थ्रू आप गुज़रे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच शराज। मैंने अप्लाई किया था बेसिकली 2017 में। 2017 में मतलब मैंने ये सोचा कि मुझे आना चाहिए कनाडा, और ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है लेकिन समटाइम्स लंबा हो भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में कोविड आ गया, और जब आप सोचते हैं उसके बाद एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को असेस करवाना है, जो आपकी पाकिस्तान की या दुनिया में कहीं की भी आपकी एजुकेशन है वो आपको कनाडा में कुछ एजेंसीज़ हैं, 6 या 7 एजेंसीज़ हैं जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को असेस करती हैं, और वो आपको बताती हैं कि जो भी आपकी एजुकेशन है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड पे कहाँ आती है। तो इसमें टाइम के हवाले से आपका बेसिकली इसमें कुछ कंट्रोल है नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजते हैं और उसके बाद वो ख़ुद उसमें उनका टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि 4 महीने लेती हैं, कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि 6 महीने लेती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज की कोई आदमी इरादा करता है कि मुझे कनाडा आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले ECA करना चाहिए, क्योंकि ECA के बगैर आप अपनी प्रोफाइल ही नहीं बना सकते। सॉरी, ECA का बता दें, ECA क्या चीज़ है? ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, यानी कि आप अपनी जहाँ भी रहते हैं वहाँ जहाँ की भी आपके पास डिग्री है वो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने पाकिस्तान में MBA किया तो वो पाकिस्तान का MBA, ये ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में भी उसको MBA ही माना जाए, और पॉसिबली वो उसको बैचलर्स माने, हो सकता है उसको डिप्लोमा, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने IRCC जो कि इदारा है जो कि इस इमिग्रेशन के तमाम तरह प्रोसेस को देखता है, वो उसने कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जिनको ऑथराइज़ किया है कि जब वो कैनेडियन लेवल पे एजुकेशन को असेस करती हैं और बताती हैं कि जो भी आपकी डिग्री है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड पे कहाँ है। और ये सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ये पॉइंट बेस्ड है, यानी कि CRS स्कोर कहते हैं। मैं एक्चुअली फुल फॉर्म भूल गया हूँ, मगर ये एक स्कोर होता है, पूरा पॉइंट बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ के इसमें अलग पॉइंट्स है। आपकी एज क्या है उसके अलग पॉइंट है, एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके मैरिटल स्टेटस क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने MBA किया है तो आपको पॉइंट MBA के नहीं मिलने वाले, आपको पॉइंट्स उसके मिलने वाले हैं जो आपको ECA की रिपोर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मास्टर्स को, अगर वो मास्टर्स एक्सेप्ट करते हैं तो आपको मास्टर्स के पॉइंट मिलेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है मेरे हिसाब से, जो कि जो भी आना चाहता है उसको सबसे पहले ECA के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। ECA। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था और उसका क्या प्रोसेस था, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स थी? अच्छा, मैं एक पहले इस बात को मज़ीद कंप्लीट कर देता हूँ कि ECA के साथ जो है ना वो IELTS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECA अपना टाइम लेता है। ECA में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 4 से 6 महीने लगते हैं, मेरे उसमें भी 6 मंथ्स लगे थे। अब वो 6 मंथ्स आदमी क्या करे, क्योंकि उसमें वो प्रोफाइल तो बना नहीं सकता अपनी एक्सप्रेस एंट्री की। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन 6 मंथ्स को यूज़ किया जाए IELTS का टेस्ट देने में, क्योंकि उसके बगैर भी प्रोफाइल नहीं बन सकती, और ये 2 चीज़ें ही चाहिए प्रोफाइल बनाने के लिए। बाकी तो आपकी जो एज है वो आपको एज लिखनी है, ऑटोमेटिक उसमें आपको पॉइंट मिलेंगे। सॉरी, एक क्लैरिटी चाहूँगा कि आप ये बोल रहे हैं किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले ये आपको 2 चीज़ हैं आप किसी भी, क्योंकि आप अगर किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें उसके लिए आपको IRCC की वेबसाइट पे एक प्रोफाइल बनानी है, और उस प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास
ECA की रिपोर्ट हो, क्योंकि उसमें आपको ECA का नंबर लिखना होता है और अपनी एजुकेशन आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स आपको उन्होंने अवार्ड किया तो आपको उसमें लिखना होगा बैचलर्स, और उसी हिसाब से आपको वो CRS स्कोर उसमें ऐड होगा। और सेकंड चीज़ है उसमें आर्ट्स का अपना जो नंबर होता है, बैंड्स तो अलग हैं, मगर बैंड्स के अलावा जो आपकी मार्कशीट होती है उसका एक नंबर होता है, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें। आपको वो भी लिखना होता है, क्योंकि बैंड्स से ऐसे अगर इन जनरल लिखना हो तो कोई भी लिख सकता है कि मेरे 6 8 प्रोफाइल बना ले, और उसके बाद हो सकता है उसका वो स्कोर है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए उस टाइम पे प्रोफाइल पे वो जो आपकी मार्कशीट होती है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जांपल वो आपको जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उस रिज़ल्ट का नंबर आपको उसमें डालना होता है। तो ये 2 चीज़ें आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहें, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इसके बगैर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना ही नहीं सकते। मैंने अप्लाई किया था FSW कहते हैं उसको, फेडरल स्किल वर्कर। फेडरल स्किल वर्कर जो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में फेमस प्रोग्राम है इमिग्रेशन के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ होती है NOC, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड, ठीक है। तो हर ऑक्यूपेशन का अलग होता है। सबसे आसान तरीका है IRCC की वेबसाइट पे जाएं, और IRCC की वेबसाइट खोलने का भी ये तरीका है कि आप गूगल पे जाके लिखें IRCC NOC, और वो आपको जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे अपना प्रोफेशन लिखें, अपना कोड आइडेंटिफाई करें। हर ऑक्यूपेशन का अलग कोड है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुक हैं तो कुक का एक अलग कोड है, मैं लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल हूँ तो मेरा एक अलग कोड है, ठीक है। आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको वो कोड भी लिखना है कि आप किस फेडरल स्किल वर्कर में आपका क्या स्किल है, तो उसको आइडेंटिफाई जो ये सिस्टम करता है वो कोड्स के ज़रिए करता है। तो आपको अपना कोड भी पता होना चाहिए, और उसके बाद ही आप यकीनन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने FSW में अप्लाई किया, और मेरा ख्याल 1215 मेरा कोड था, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कुछ और हो, जो ये अभी मेरे दिमाग में है। और प्रोफाइल बनाया आप अपनी, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आर्ट्स में कितने बैंड्स चाहिए। तो इसके लिए मेरा सबसे आसान और मुकम्मल जवाब ये है कि हर आदमी का डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि हम किसी को सेट बता दें कि उसको सब 7 चाहिए, 8 चाहिए, 6 चाहिए। और एक और इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, लोग समझते हैं कि ओवरऑल बैंड चाहिए होता है, लेकिन ये सिस्टम पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें ओवरऑल बैंड नहीं चाहिए होता, बल्कि इंडिविजुअल स्कोर। फॉर एग्जांपल मुझे CLB 9 चाहिए था, ये आर्ट्स में बेंचमार्क्स हैं, तो जो मुझे CLB 9 चाहिए था उसमें मुझे लिसनिंग में 8 और बाकी तमाम तरह मॉड्यूल्स में 7 स्कोर चाहिए था। लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7। कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी सब में 7 आ गए और लिसनिंग में भी 7 आ गए, तो इसका मतलब मेरा स्कोर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, CRS स्कोर मेरा जो मुझे चाहिए था। और ये आइट्स जो है ये बेसिकली गेम चेंजर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री जो है वो डिग्री आ चुकी है आपके पास, और अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आइट्स में आप और एफर्ट्स पुट करके आप उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर ला सकते हैं, और जितना अच्छा आइट्स का स्कोर होगा आपका CRS स्कोर बढ़ जाने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा कहना सबको ये है कि जितने लोग आना चाहते हैं वो सबसे पहले जिस टाइम इरादा करें, और उसके बाद सबसे पहला जो दूसरे दिन काम करना चाहिए वो ECA के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। मैंने जिस एजेंसी से कराया उसका नाम था CES, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की वो एक एजेंसी है, और मैंने उस टाइम पे रिसर्च किया, मुझे पता ये चला कि पाकिस्तानीज़ की डिग्रीज़ को वो अच्छा ग्रेड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन्होंने मास्टर्स की डिग्री को मास्टर्स एक्सेप्ट किया, और मतलब इससे अच्छा मैं क्या चाह सकता हूँ। आपने कहाँ पे भेजा था और कहाँ से भेजा था? अच्छा, मैंने जब भेजा था उस टाइम पे तरीका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मुझे अभी का तरीका थोड़ा बहुत मालूम है, और लोग इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कराची वाले दोस्तों के लिए बता देता हूँ कि मैंने जब किया था उस टाइम पे ये था, आप अपनी डिग्री, ओरिजिनल डिग्री और उसकी फ़ोटोकॉपी को अपनी यूनिवर्सिटी लेके जाएं, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसमें लेके जाएं, और यूनिवर्सिटी एक फ़ीस चार्ज करती है, और वो आपकी फ़ोटोकॉपी के पीछे उसको अटैच कर देगी। तो जब आपकी डिग्री वहाँ से अटैच हो जाएगी तो आप उसके बाद यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें कि यूनिवर्सिटी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मेरे डॉक्यूमेंट्स को CES भेज दें, ये इसका एड्रेस है। और क्योंकि बेसिकली आप ख़ुद नहीं भेज सकते, तरीका ये होता है कि आपका एजुकेशनल जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वही भेजता है ख़ुद से उस एनवलप को सील करके, ठीक है। लेकिन अभी तरीक़ेकार इसका थोड़ा चेंज हो गया है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, लोग इसको चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है उसकी, CES की या और बॉडीज़ हैं जैसे कि ICAS,
IQAS है, ICAS है, WES है, इस तरह एक CES है। तो लोग उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है और उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। तो और वो इतना इजी लिखा है कि आप अगर इसको एक दफ़ा खोल लें तो आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को हायर करते हैं ये सब काम के लिए, तो वो आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, किस ईयर में आपने डिग्री की, वो उसको नहीं पता, वो आपको पता है। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा। तो बजाय इसके कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें और पैसे भी दें, ये तरीका इतना आसान है। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ ये तरीका शिराज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस पे पैसे अपने बर्बाद ना करें। इतना इजी तरीका है। CES फॉर एग्ज़ाम्पल CES की वेबसाइट पे जाएं। ECA के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। उस प्रोफाइल को बनाने के लिए आपने अपनी सारी एजुकेशनल हिस्ट्री बतानी है। उसमें आपने मैट्रिक कब किया, कहाँ से किया, क्या स्कोर था, इंटर कब किया, कहाँ से किया, सारी एज, अपना एड्रेस, ये सब आपने ईमेल एड्रेस, वही नॉर्मल जैसे कोई फेसबुक की या लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल बनाते हैं, आपने वो बनाया। लास्ट स्टेप उसका ये होता है आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर दें, सॉफ्ट कॉपीज़। लास्ट में ये होता है कि आपने अपनी जब उसमें फ़ीस जमा करा दी तो वो आपको एक स्टूडेंट आईडी दे देते हैं। वो स्टूडेंट आईडी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी चले जाएं, बोले सर ये मेरी स्टूडेंट आईडी है और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कनाडा इमिग्रेशन के लिए या व्हाटएवर पढ़ाई के लिए मुझे ECA के लिए भेजने हैं, तो प्लीज़ आप इसको अटैच करके सेंड कर दें। अभी तरीका थोड़ा डिफरेंट ऐसा हो गया, अभी यूनिवर्सिटी शायद डायरेक्ट नहीं जाना होता जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। अभी HSC के ऑफिस जाना होता है। HSC का ऑफिस कराची में स्टेडियम के पास है कहीं पर, वहाँ पे आप जाएं। उनके पास डेली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सारा प्रोसीजर पता है और आप जाके बताएं सर मुझे डिग्री यहाँ भेजनी है, वो आपसे ख़ुद बोलेंगे अपना स्टूडेंट नंबर दे दें, स्टूडेंट नंबर दे दें, वो सील करके अटेस्ट करके ख़ुद आपकी डिग्री भेज देंगे। सही। तो आप आगे बढ़ें, आप मुझे बता दें कि आपका क्या प्रोसेस जो था आपने। हाँ, मैंने अप्लाई किया था FSW के लिए और ओके, तो FSW के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरा IELTS का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर आदमी को डिफरेंट स्कोर चाहिए होता है एंड IELTS इज़ अ गेम चेंजर। उस टाइम पे जिन लोगों को इनविटेशन आ रहा था वो थे, उनका स्कोर था 440 या उससे ऊपर 440, 445, 438 और मेरा स्कोर था 418। तो मैं चाहता था लिस्टिंग में 8 और बाकी सारे मॉड्यूल्स में 7 लेके आना, लेकिन ये स्कोर मेरा नहीं आ पा रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 9 टाइम्स बैक टू बैक IELTS अटैम्प्ट किया तो ये कि स्कोर मेरा तब भी नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्बर्टा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट के कहते हैं उसको, उन्होंने एक मुझे लेटर भेजा जिसमें उन्होंने बोला कि अल्बर्टा गवर्नमेंट आप मतलब इंटरेस्टेड है, अगर आप अल्बर्टा आना चाहते हैं तो रिप्लाई टू दिस ईमेल इन 72 आवर्स और समथिंग। तो मैंने उनको ईमेल पर रिप्लाई किया, वो एक लेटर था, उस लेटर का रिप्लाई ईमेल में करना था। तो मैंने उसको ईमेल में रिप्लाई किया तो उन्होंने मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजे कि आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अल्बर्टा बाय पोस्ट भेजें। तो मैंने और उन्हें एड्रेस भेजा ऑफ कोर्स। तो मैंने वो तमाम तरह अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जो कि कोई ख़ास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि मतलब वो सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैं अरेंज कर सकता था बहुत थोड़े से टाइम में। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके सारे पोस्ट किए और तकरीबन 14-15 दिन लगे। मेरे पास पूरी टाइमलाइन है, मैं आपसे शेयर करूँगा। 14-15 दिन लगे और उन्होंने एक नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मुझे इशू किया। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं होता जो वो मुझे भेजें, वो ऐसा होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी IRCC की जो प्रोफाइल होती है उसमें अपडेट कर देते हैं। और नॉमिनेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपकी 600 पॉइंट्स CRS में ऐड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 418 स्कोर था, तो वो स्कोर बढ़ के मेरा 1018 हो गया, विच इज़ क्रेजी। लाइक 1018 मतलब शॉर्ट, और इसका मतलब नेक्स्ट ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा। और ड्रॉ इज़ नॉट लाइक ए लकी ड्रॉ, उसको वो ड्रॉ बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है उसमें वो एक मिनिमम स्कोर बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा ख्याल है 480s में कुछ चल रहा है, तो हर 2 वीक्स में ड्रॉ होता था। अब मुझे पता नहीं है क्या फ्रीक्वेंसी है ड्रॉ की, मंथ में एक दफ़ा तो शायद होता ही होगा। कोविड की वजह से 2 साल तक ऑलमोस्ट कोई ड्रॉ नहीं हुआ, तो वो एक अपना कट ऑफ स्कोर बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ड्रॉ 485 का था, तो 485 जिसका भी स्कोर था या उससे ऊपर जिसका भी स्कोर था, सबको इन्विटेशन
आ जाता है। इनविटेशन को ITA बोलते हैं टेक्निकल, मतलब तो वो इनविटेशन आ जाता है। इनविटेशन में आपके पास कुछ 60 डेज़ का मेरे ख्याल टाइम होता है, 60 या 60 आई बिलीव 60 डेज़ का टाइम होता है। तो वो आपके तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपको सिस्टम में अपलोड करने होते हैं। आपका मतलब वो बहुत फिर सिंपल प्रोसेस है। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा शहराज कि इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एजेंट या ये कंसल्टेंट को हायर करने की। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप लोग कंसल्टेंट भी हायर करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसल्टेंट से फॉलोअप करना होगा। आपको फॉलोअप करना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि यार वो ड्रॉ कब हो रहा है, आपका नाम आया कि नहीं आया। तो ये इतना इजी है कि अगर कोई आदमी अपना, मैं समझता हूँ, फेसबुक का अकाउंट बना सकता है तो वो अपना IRCC का अकाउंट ख़ुद बना सकता है। और आपको पता है, मुझे यहाँ का नहीं पता क्योंकि मैं बेसिकली UAE से माइग्रेट किया है मैंने। तो UAE में एजेंट जो मिनिमम फ़ीस चार्ज करते हैं सिर्फ अकाउंट बनाने की, वो 4,000 दिरहम्स, विच इज़ मोर देन $1,000 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, तो हम इतने पैसे किसी को सिर्फ प्रोफाइल बनाने के दें और उस प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेने वाला है और आपकी ली हुई इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेटा एंटर करके आपसे फीस लेने वाला है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने बताया, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ECA, सॉरी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है, आपने अप्लाई किया था ये FSW के अंदर, राइट? सही, लेकिन आपको जो नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन का जो लेटर आया वो किस कैटेगरी, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर आया? वो अल्बर्टा नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर उसको उस टाइम पे उसका नाम था AINP, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। और जो अल्बर्टा ने मुझे नॉमिनेट किया वो एक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम थी। ठीक है, यानी कि उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। नॉर्मली नॉमिनेशन कैसे होती है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बता देता हूँ। मगर ये एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। लाइक आपका, अगर कोई मुझसे पूछे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने FSW की अपनी एक प्रोफाइल बनाई एंड आई वाज कीप ऑन ट्राइंग कि मेरा स्कोर जो है वो 440 से ऊपर आ जाए, जो कि उस टाइम का कट ऑफ स्कोर था। और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा था और मेरा स्कोर नहीं आया। लेकिन लकीली मुझे अल्बर्टा गवर्नमेंट ने ख़ुद से एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में मुझे इनविटेशन क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मतलब ठीक है। और मैं सॉरी इस प्रोसीजर को समराइज़ करना चाहता हूँ ताकि क्योंकि बहुत सारी बातें की अब इस तरह बातें। हाँ, तो सबसे पहले जो भी आदमी आना चाहता है वो इरादा करे कि उसको आना है और उसके लिए वो ECA के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजे। और जो IRCC के जो एजेंसीज़ हैं वो आपको बहुत आसानी से IRCC की वेबसाइट में मिल जाएंगी। सिर्फ आपको इतना गूगल करना है कि IRCC ECA बस, और आप डायरेक्ट उसी पेज पे जाएंगे। 6-7 बॉडीज़ हैं। मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्कोर दिया, तो CES एक बहुत अच्छी है। आपकी मर्ज़ी की किसी से भी कराएं, थोड़ा टाइम में सबका फ़र्क है। और हो सकता है अभी कोई और एजेंसी ऐसी हो जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, या आप रिसर्च कर सकते हैं मतलब जिस भी कंट्री में अपने हिसाब से, ठीक है। ECA कराएं जिस टाइम ECA आपका प्रोसेस में हो उस टाइम पे आप IELTS अटैम्प्ट करें। और IELTS ये मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर तो आप अपनी प्रोफाइल ही नहीं बना सकते, ताकि जब ECA आपके पास आ जाए तो IELTS का रिज़ल्ट आपके पास ऑलरेडी हो और नेक्स्ट डे बैठ के आप अपनी IRCC की प्रोफाइल बना लें। और जितनी जल्दी बनाएंगे उतना फ़ायदा है क्योंकि डेली मतलब जो चीज़ें हैं उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं। और समझें आज प्रोसेस ईजी है, कल डिफ़िकल्ट होगा और उसके बाद उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो एक दिन भी मेरे हिसाब से वेस्ट ना करें, ठीक है। एक और शराज क्वेश्चन है जो मुझे पता है लोग बहुत सोचते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं इसमें। और हर आदमी का इसमें एक क्वेश्चन होता है कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मैं अपने सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें पैसों को जो प्रूफ करना होता है कि कितने पैसे लाने, और ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। तो आप इसको भी सोचें ही नहीं और ये सोच के अपना दिल छोटा ना करें कि आप नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। और एक दफ़ा जब आप वहाँ तक लास्ट के, मेरा मतलब ये है जब आपका इनविटेशन आ जाएगा उसके बाद आपको पैसे शो करें। कितने, ये भी बता दें कि बैंक स्टेटमेंट जैसे आपके जी मैं आपको बताऊँ, हर साल ये इन्फ्लेशन को चेक करते हुए हर साल इसमें बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे 21,000 कुछ 100 थे। आपने कब अप्लाई किया था? मैंने 2018 में किया था, लेकिन ये फैमिली साइज़ पे भी डिपेंड करता है। उस टाइम मेरा फैमिली से हम लोग तीन थे, ठीक है। फिर मेरा मीनवाइल मेरा बेटा पैदा हुआ तो हम लोग 4 हो गए, तो फिर वो 4 लोगों की फैमिली साइज़ के हिसाब से अलग पैसे होते हैं। फिर वो 2019 से 2020 आया तो
हर साल जनवरी में एक नई लिस्ट आती है, वो भी IRCC में है। यानी कि आप IRCC की वेबसाइट पर अगर जाएँ तो वो इतना ईजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपका कुछ भी इमिग्रेशन के हवाले से, कनाडा इमिग्रेशन के बारे में क्वेश्चन हो तो ये जो IRCC ने अपनी वेबसाइट बनाई है शराज, ये इतनी इजी बनाई है कि एक ले मैन जो कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता है और समझ सकता है, वो एक एक बात समझ सकता है लिटरली। आपने बोला 2018 में अप्लाई किया था, तो आपको जो लेटर आया नोटिस ऑफ इंटरेस्ट का, नहीं वो मैं उसी का बता, वो एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था 2017 में और 2018 के किसी टाइम पे मुझे आया, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगस्त में मैंने अपनी इनविटेशन आ जाने के बाद प्रोफाइल सबमिट कर दिया IRCC में 2018 में। तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था सारा प्रोसेस 2017 में और ये सब होते होते 2018 हो गया और 2018 में फाइनली मेरी एप्लीकेशन चली गई। और वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट बताना होता है। मेरे पास भी नहीं थे पैसे, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और कोई ऐसा कोई जाली तरीका नहीं है। नेशनल तरीके ऐसे हैं जो कि मतलब उन्होंने सिस्टम में कुछ ग्लिचेस ऐसे रखे हैं कि मैं हो सकता है आपसे पैसे बोरो कर लो। अब अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो दे डोंट अलाउ यू टू शो बोरो मनी, ठीक है, मगर आप कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, उन्होंने रास्ते रखे हैं, मगर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग अप्लाई करें और जब उस लेवल तक पहुंच जाएं तो फिर आपसे मशवरा कर लें और मैं आपको बता दूंगा तरीके, बहुत ईजी। तो वो उस वक्त आपका कितना अमाउंट था जो शो करना था? स्टार्ट जो मैंने किया था 19,000 से किया था, कैनेडियन डॉलर्स या ठीक है, कैनेडियन का रेट में यकीन फ़र्क है US डॉलर से। तो और लास्ट में मेरा ख्याल मेरा 23,000 हो गया था, ठीक है, मगर वो लास्ट में कोई भी चेक नहीं करता। स्टार्ट में मतलब मुझसे एयरपोर्ट पे किसी ने नहीं पूछा कि पैसे किधर है वो, ठीक है, मगर जब वो आप अपनी इनविटेशन आ जाने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले होते हैं उस टाइम पे आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जिस पे बैंक की स्टैंप लगी हो, लाइक यू कैन नॉट मैनिपुलेट, ठीक है, तो उस पर बैंक की स्टैंप लगी हो वो आपको अपलोड करना होता है। तो ये मेरे हिसाब से ये मैं कोशिश की है कि इसमें तमाम तर बातें कवर कर सकूँ, ECA, IELTS। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सॉरी, CRS स्कोर अपना ज़रूर चेक कर लें। मतलब लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे कैसे पता चला कि मुझे लिस्टिंग में 8 और बाकी तमाम तर मॉड्यूल्स में IELTS में 7 चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि मैंने गूगल पे जाएँ, सिंपल लिखें IRCC CRS स्कोर चेक, कुछ भी इस तरह लिखें, IRCC CRS भी लिख दें तो गूगल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। वो एक कैलकुलेटर काइंड ऑफ थिंग है, उसमें आप अपनी तमाम तो इन्फॉर्मेशन डालें, आप अपनी एज डालें, अपना मैरिटल स्टेटस डालें, अपना वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ़ ईयर्स डालें, और जब ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो लास्ट चीज़ उसमें होती है IELTS की। तो आप उसमें जो मैं स्कोर बता रहा हूँ पहले वो डाल के चेक कर लीजिएगा, लिस्टिंग में 8 और बाकी तमाम तर मॉड्यूल्स में 7, और उसके बाद एक एक कम करके चेक कर लेगा। तो आपको जहाँ भी फिट आए, क्योंकि एज को यू कैन नॉट चेंज योर एज को आप चेंज करके चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या चेंज करके चेक कर सकते हैं, मतलब इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है IELTS। अच्छा। तो आप IELTS के स्कोर को चेंज करके चेक कर लीजिए कि आपको क्या स्कोर चाहिए। और क्या स्कोर का मतलब ये है कि आप चेक कर लें लास्ट जो IRCC ने इन्विटेशन इशू किए हैं वो मिनिमम स्कोर उसमें क्या सेट किया। मेरी याददाश्त के मुताबिक 485, आज क्या डेट है, नवंबर 22 है, राइट, तो ताकि लोगों को डेट पता हो, नवंबर 22 2022 को हम बात करें, और लास्ट जो ड्रॉ हुआ मेरा ख्याल है 485 था, या देयर वाज समथिंग बिटवीन 480s। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना स्कोर चेक कर लें और जो भी स्कोर की रिक्वायरमेंट हो आप IELTS की प्रिपरेशन करें और वो स्कोर अचीव करने की कोशिश करें। अच्छा, ये तो आपने ड्रॉ की बात की ना, कि इतना अगर आपका IELTS का स्कोर या फिर इतना ओवरऑल स्कोर हो गया उससे हाई है तो उन सारे लोगों को इनविटेशन चली गई। लेट्स से अगर आपका कम है, इसके नीचे है, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? फिर वो जो कैटेगरीज हैं FSW के अंदर, सॉरी मुझे क्लैरिफाई मैं उसमें बताना चाहूँगा। देखिए, नॉमिनेशन प्रोग्राम लोग समझते हैं कंसल्टेंट कुछ ऐसा करता है कि नॉमिनेशन आ जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंसल्टेंट जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, लेकिन वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको आ सकती है अगर आप वाकई इसमें इंटरेस्ट लें। मैंने कोई भी कंसल्टेंट हायर नहीं किया और स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस अपना खुद किया 100%, ठीक है। तो इसका तरीका सिर्फ ये है कि आपको उस लेवल का डेस्परेट होना चाहिए अगर आपको वाकई आना है तो, क्योंकि आना चाहते बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके लिए कोशिश जो है ना प्रैक्टिकली वो बहुत कम लोग करते हैं, और ये इट्स नॉट वेरी इजी,
मेरे ख्याल से फैज़ान मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर आपका उतना स्कोर नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि एक पर्टिकुलर स्कोर था, उसने जितने भी लोग उस तक आया उससे हाई थे, आपका 1000 हो गया था, तो वो उन सबको इनविटेशन लेटर चला गया था। इनविटेशन लेटर किया था अल्बर्टा नॉमिनेशन, अल्बर्टा ने किया था। लेकिन लेट्स सपोज़ कि अगर कोई नॉमिनेट नहीं हुआ, सही है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? मैं आपको जी मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं। इसमें एक है, आप सबसे आसान तरीका लेकिन कॉस्टली तरीका, वो ये है कि आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके चांसेस बड़े इस तरह जाते हैं कि आपके पास एक तो कैनेडियन एजुकेशन आ जाएगी, जो आप यहाँ पे रहने मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट है वो ये है कि आप जितने टाइम की यहाँ पे डिग्री करते हैं वो आपको उतने टाइम का वर्क परमिट अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल की डिग्री करेंगे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो आपके पास फिर आ गया कैनेडियन एजुकेशन भी आ गई और कैनेडियन एक्सपीरियंस भी आ गया। अब आपको FSW चेंज कर दें, अब आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, अब आप हो गए CEC हो गए। ये स्टूडेंट वीज़ा पे एक्चुअली मुझे अलग से एक वीडियो करनी है। मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मैं सिर्फ उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वो फिर आपकी जो स्ट्रीम है वो चेंज हो गई। फिर आप कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में आ जाएंगे और कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के नेचुरली नंबर ज़्यादा होते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी इंग्लिश बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नेटिव्स के साथ रह रहे होंगे, तो चांसेस हैं कि आपके आइट्स में बेहतर स्कोर आए। दूसरी बात, क्योंकि कनाडा की एजुकेशन है तो वो उस एजुकेशन पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हर चीज़ के जिस तरह पॉइंट्स हैं तो कनाडा एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स इसमें पैसे एज आप स्टूडेंट आएँ और उसके बाद फिर अप्लाई करें। हाँ, मगर स्टूडेंट में एक फ़ायदा बस ये होता है कि आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को, स्पाउस को अपने साथ ला सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सोचेंगे स्टूडेंट आऊँगा तो मेरी फैमिली पीछे रह जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करें, और नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए यू डोंट नीड टू हायर कंसल्टेंट। ठीक है, सबसे पहले इतनी डिटेल्ड वर्किंग करेंगे। मैं अपने तमाम तर दोस्तों को कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये चेक करें कनाडा में प्रोविंस कितने हैं। ये सीरियसली मैंने ऐसे वर्किंग की है। ठीक है, आप चेक करें कितने प्रोविंस हैं। आपको पता है यहाँ पे हर प्रोविंस की अपनी वेबसाइट है। आपको ये पता है कि अल्बर्टा की वेबसाइट है, ओंटारियो की वेबसाइट है, इस तरह हर प्रोविंस की अपनी वेबसाइट है जिसमें वो बताते हैं कि नॉमिनेशन के लिए कौन से ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। ठीक है, आप इसको रेगुलरली चेक करें। सबसे पहले चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर लेट्स से, तो आप चेक करें कि सारे प्रोविंस, एक प्रोविंस की वेबसाइट पे जाएं। इतनी डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जैसे कि बोला कि आना सब चाहते हैं मगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ये या तो ये कि फिर आप कंसल्टेंट को पैसे दे दें, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किल है अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढना भी। तो अच्छा तरीका ये है कि सारे वेबसाइट्स पे जाएँ सारे प्रोविंसेस की, और चेक करें कि उनकी क्या ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें भी पैसे लगते हैं क्योंकि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिंट आउट करके और पूरा एनवलप में एक पैकेज बना के और उनको फ़ीस के साथ सेंड करने होते हैं, और वो पता है वो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। वो उसमें 1-1.5 साल लगता है, वो डॉक्यूमेंट्स असेस करते हैं और फिर वहाँ पर बोलते हैं नहीं, और या वहाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 1-1.5 साल कम से कम वेट करना होता है। ठीक है, मगर इस तरह ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियर अल्बर्टा की वेबसाइट पे देखें आपको कुछ नहीं मिलेगा, मगर हो सकता है अगर आप ओंटारियो की वेबसाइट पे देखें तो मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट पे देखें तो मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी वेबसाइट पे? इसके लिए आपको उनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा। ये नहीं एक दफ़ा चेक कर लें मैं तो है ही नहीं मेरी स्ट्रीम, आपको उसके लिए नेक्स्ट मंथ दोबारा चेक कर लें, 2 वीक्स बाद दोबारा चेक कर लें। इस लेवल का डेस्परेट होना ज़रूरी है। तो 2 तरीके मैं समझता हूँ हैं, वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट वीज़ा, और दूसरा क्या हो सकता है, की जो नॉमिनेशन है उसके लिए। तो ये आसान है, सस्कैचुअन, न्यू ब्रंसविक। तो चले बहुत मैं एंड में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एंड में अगर कुछ कहना चाहें तो वैसे तो आपने समराइज़ कर लिया। यहाँ का बता दें आपको, कैलगरी आ गए। अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है, आप ब्रीफली बताएं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है कि कैलगरी ही आपने क्यों, अच्छा क्योंकि आप अल्बर्टा आपको नॉमिनेट कर रहा था तो आपने अल्बर्टा, क्या अल्बर्टा को ही क्यों चूज़ किया था? ऐसी कोई ख़ास वजह थी? नहीं, अल्बर्टा ने मुझे चूज़ किया है, मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, और अल्बर्टा में कैलगरी को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइवेबल सिटी। ठीक है, और अगर कोई भी देखना चाहे कैलगरी को चेक करे,
ये एक ऐसी सिटी है जिसमें कनाडा में सबसे ज़्यादा सूरज निकलता है, मोस्ट सनीस्ट सिटी है, ठीक है। लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड ऑफ कोर्स होती है, लेकिन किसी और अगर जगह पे ठंड होती है तो वो सिर्फ ठंड होती है, लेकिन यहाँ ठंड होती है तो यहाँ धूप भी निकलती है, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई वुड से। मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने कोई हैं तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली फैज़ान या फिर मैं, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो फैज़ान उसका आंसर कर देंगे। अगर और कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैज़ान। आई होप कि ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी यूज़फुल होगी जो अल्बर्टा या फिर कनाडा इन जनरल आना चाहते हैं और यहाँ पे इमिग्रेट करना चाहते हैं। इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।